नमस्कार, जय भीम. मी ॲडव्होकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबळे, दैनिक बहुजन सौरभचा मुख्य संपादक. बहुजन सौरभ यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत. आज 26 जानेवारी गणतंत्र दिवसानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा. 1950 पासून आपल्या देशात भारतीय संविधान घटना लागू झाल्यात आणि या घटनेने दिलेल्या मार्गावरतीच हा देश सुरू आहे. यात ज्या घटना कोणी कसं करावं, स्टेटची पॉलिसी काय राहील, फंडामेंटल राईट्स काय राहतील, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी काय आहेत, अनेक बाबीचा त्याच्यात उल्लेख आहे. आणि त्याच्यामुळे हे सर्व स्टेट, लहान लहान स्टेट हे कसे एक संघ राहतील, हा सर्व विचार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यावेळेस केला. जेव्हा पार्लिमेंटमध्ये अनेक आर्टिकल्स लिहिल्या जात होते आणि ड्राफ्टिंग कमिटीचे बाबासाहेब चेअरमन होते आणि बाबासाहेब सर्वांना एक्सप्लेन करून सांगत होते, त्याच्यावरती काही विरोध होत होता आणि शेवटी त्याचं उत्तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना द्यावं लागत होतं. आणि ते सांगायचे जगातल्या सर्व इतिहासातले की ह्या आर्टिकलच्या मागची भूमिका काय राहील, याच्यामध्ये काय काय राहील, आपल्याला समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व हे या देशात कसं टिकून राहील, यासाठी आपण सर्व लोक कटिबद्ध राहू, असं ते पूर्णच्या पूर्ण झाल्याच्यानंतर त्या आर्टिकलला व्होटिंगमध्ये टाकत होते. आणि व्होटिंग झाल्याच्यानंतर त्याला बहुमतानं पास झाल्याच्यानंतर तो कायदा बनत होता. आज ते असे अनेक कायदे अनेक लोक कायदे आज आपण इम्प्लिमेंट करतो आहोत, पाहतो आहेत. आपण सर्व रोजचा रोज आपला संबंध त्याचा असतो. कधीकधी लोकांची उलटसुलट चर्चा असते, परंतु आज पार्लिमेंटरी डिबेट म्हणजे जे संसदेमध्ये झालेली आपला स्वतंत्र व्हायच्या आधीपासनं जे कॉन्स्टिट्यूशन आपण संविधान लिहिण्यामध्ये आणि वेगवेगळ्या कलमाची कशी सुरुवात झाली, यावरती सर्वांना परिचय आहे. त्याच्यामुळे मला तिथे सांगण्याची गरज नाही. आज बघूया आपण देश विदेशामध्ये काय काय झाले सुरू आहे. आज संपूर्ण आता 2 दिवस राहुल गांधी यांची काँग्रेस याचा न्याय यात्रा ही 2 दिवसासाठी स्थगित आहे, कारण त्यांना दिल्लीत 26 जानेवारीच्या कार्यक्रमामध्ये हजर राहायचं आहे. आणि उद्याही नाही त्यांची यात्रा, पण परवापासून नियमित सुरू होईल. 2 दिवस गोदी मीडियानी त्यांचं फार वेगवेगळ्या पद्धतीने बातम्या चालवल्या. पहिल्या दिवशी ममता बॅनर्जीच्या विरोधात की तिचा आणि काँग्रेससोबत फाटलं, नंतर नितीश कुमार आणि त्यांचं फाटलं, अशा पद्धतीच्या अनेक बातम्या सुरू होत्या. परंतु तसं काही नव्हतं. गोदी मीडियानी आपल्या मनातनं क्रिएट केलेल्या या सर्व घटना होत्या. आज दुसरी अत्यंत महत्त्वाची बाब आम्ही सांगायची आहे आणि सातत्यानं त्याला लावून धरायचं आहे, ती म्हणजे EVMच्या घोटाळ्याबद्दल. आज आम्ही त्याच्यावरती अनेक यूट्यूबच्या वेगवेगळ्या क्लिप्स तुम्हाला दाखवू. त्याच्यावरनं आज देशाची परिस्थिती काय आहे याचा तुम्हाला अंदाज येईल. आम्हा सर्व लोकांना आज महत्त्वाची भूमिका EVMवरती निभवायची आहे. कारण EVM आहे, जर मला जो राज्यघटनेने स्वातंत्र्य दिलेले आणि मी जर काँग्रेसला देत असेल किंवा मी BJPला व्होट करत असेल आणि तो तिसऱ्या पक्षात जर जात असेल आणि तेच जर मला माहिती नसेल, तर निश्चितच माझ्या मताची चोरी होणं हे दुसऱ्या कोणत्याही अपराधापेक्षा जास्त मोठा अपराध आहे. आणि ही बाब सर्व लोकांना कळायला पाहिजे की समजा जर तुमच्या व्होटिंग लिस्टमध्ये जर आज असा कोणी चोऱ्या होत असेल तर त्याच्यात दंडनीय अपराध आहे. दुसरं, एक सुप्रीम कोर्टामध्ये पिटिशन्स आहेत, त्या म्हणजे आता ह्या तिन्ही स्टेटमध्ये जे इलेक्शन झालेले आहे त्याच्यामध्ये जी तफावत आलेली आहे व्होटमध्ये, त्याच्यामध्ये ते मोठ्या प्रमाणामध्ये तेही डिस्कशन सुरू आहे. त्याच्यामुळे या तिन्हीच्या स्टेटचे इलेक्शन रद्द करावे अशाही याचिका आहेत. चला बघूया आपण EVMवरती असणारे तिन्ही ज्या क्लिप्स आहेत त्या 2-2, 3-3 मिनटाच्या, त्याच्यानंतर आपण दुसऱ्या स्टेजला जाऊ. प्रदर्शन कर रहे जंतर मंतर पर भी किया, लेकिन विपक्ष सर हमेशा चुप रहता है इस मामले पर, तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये उनका काम. ये सवाल आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? विपक्ष का सवाल विपक्ष से पूछो कि क्यों घर में बैठा है भाई, क्यों वो नहीं आता प्रोटेस्ट में. लेकिन उसका सवाल मेरे से पूछ रहे हो आप, पर मैं इसका जवाब देता हूं. देखिए, हमारा काम जनता की आवाज उठाना, इसलिए हम जनता की आवाज उठा रहे हैं. नेता का अक्सर जो होता है, राजनेता, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, उसका बहुत कुछ बिगड़ता नहीं है. हमेशा जो बिगड़ता है वो पब्लिक का बिगड़ता है. हमेशा तबाही होती है पब्लिक की होती है.
बर्बाद होती है तो पब्लिक होती है, महंगाई की मार पड़ती है तो पब्लिक पर पड़ती है, शिक्षा छीनी जाती है तो पब्लिक की छीनी जाती है, रोजगार छीना जाता है तो पब्लिक का छीना जाता है। जो कुछ भी दिक्कत आती है वो पब्लिक के सामने आती हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अब जो माहौल इस देश में है उसमें केवल और केवल जनता ही विपक्ष है, और जनता अपनी इस जिम्मेदारी को, विपक्ष की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से उठाएगी, पूरी ताकत से। और ये जो विपक्ष है, मैं सलाह देता हूं, मैं आगाह करता हूं विपक्ष को, समय रहते इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाए, अपनी जिम्मेदारी निभाए, अन्यथा ये जो जनता है, ये जनता अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, और ये सब कुछ जानती है, किसी को भूलना नहीं चाहिए साथियों। सो ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, और जनता पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ेगी। और इस बार ये चुनाव जो 2024 का होगा वो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। आप एक बात तो समझ ही सकते हैं, कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना घुटनों पर आ गया। इलेक्शन कमीशन जगह जगह जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके वीवीपैट लेके और दिखा रहा कि नहीं देखो हमारी मशीन सही है। अबे वहां क्या दिखा रहा है? जहां हमने मांगी हमें क्यों नहीं दिखाई? हमें दिखाता, जब बताते तेरी औकात क्या और कहां गड़बड़ी है। और ये हम सब बताएंगे 24 तारीख को, उसका षड्यंत्र क्या है हम बताएंगे। चिंता के साथ जुड़ रही है जनता कितनी साथ है। यहाँ बरेली से भी एडवोकेट हमारे साथ खड़े हैं। इसमें आज ये केवल दिल्ली वालों का था, लेकिन यहाँ से भी खड़े हैं, मेरठ से भी खड़े हैं, इलाहाबाद से खड़े हैं, जनता के साथ। दूसरी बात, आपका ध्यान होगा कि हमने एक मिस कॉल नंबर दिया था। मिस कॉल नंबर, वो मिस कॉल नंबर जिस समय फोन चार्ज होता है सिर्फ उस समय बंद होता है, घंटे 2 घंटे के लिए। अन्यथा उस मिस कॉल नंबर की हालत ये है, 1 सेकंड में कई 100 फोन आ रहे हैं, 1 सेकंड में। इतनी बुरी स्थिति, मतलब उसमें लोगों का इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट आपकी कल्पना से बाहर है। और मैं इसीलिए दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो आंदोलन है ये शहरों तक नहीं, ये इस देश के गांव-गांव तक अपनी पकड़ बना चुका है। आने वाले समय में तुम सारे मीडिया के साथी अपनी आंखों से उस जनता का सैलाब इस देश की सड़कों पर देखना हो कि जब आप जान ईवीएम में अटकी हुई है, ईवीएम हटा दोगे सरकार गिर जाएगी, ये पक्की बात है। जब मेरी बात महमूद, यही सरकार की जो रूलिंग पार्टी है, इन्होंने 3 साल आंदोलन चलाया था 2010 से 2013 तक के ईवीएम हटाया जाए, ईवीएम हटाया जाए। एल.के. अडवाणी ने फॉरवर्ड लिखा था, सुब्रमण्यम स्वामी ने पिटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम हटाया जाए या ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन डाली जाए और वीवीपैट की पर्ची बाहर आए, अंदर से कोई मतलब नहीं। बीजेपी ने ये आंदोलन चलाया था, लेकिन सत्ता में आते ही बीजेपी ने अब ईवीएम का सवाल है कि बीजेपी के नेता किताब लिख चुके हैं ईवीएम पर अच्छा खासा। तो सवाल है कि जब पहले बीजेपी विरोध करती थी, अब कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस नहीं विरोध कर रही है, सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं, और सबसे जरूरी बात है कि पूरी जनता विरोध कर रही है। पूरी जनता की आवाज दबी हुई है, कोई उसकी आवाज सुन नहीं रहा है। लेकिन ये मशीन के खिलाफ जो सस्पेशन है पूरे देश में फैला हुआ है, कि कहाँ जा रहा है वोट किसी को पता ही नहीं चलता। एक मेरा हक है, वो इलेक्शन कमीशन और प्राइम मिनिस्टर और कोई भी नहीं छीन सकता, ना कोई नहीं छीन सकता मेरा हक कि मैं जानूं कि मेरा वोट कहाँ गया है। और इतने ज्यादा इसमें शक है कि पूरी दुनिया ने, विकसित देशों ने इसको बैन कर दिया है। जर्मनी में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया, कहा कि ये असंवैधानिक है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो हम कौन सी तोप है कि हमें इतना भरोसा है कि इस टेक्नोलॉजी को ये रूलिंग पार्टी मिसयूज नहीं करेगी? क्या हमें इनका इतना भरोसा है इनके ऊपर जो हर चीज को मिसयूज करेगी? माना जाए कांग्रेस ईवीएम लेकर के आई थी, कांग्रेस भी मिसयूज करती थी, हमें नहीं मालूम कि करती थी कि नहीं, लेकिन उस टाइम भी आपको याद होगा, डिस्पाइट ईवीएम और नो ईवीएम, अगर प्याज की दाम 25 रुपए हो जाते थे तो सरकार गिर जाती थी। अगर वो ईवीएम को मिसयूज करती तो 2014 में नहीं हारती। लेकिन 2017 में इलेक्शन कमीशन ने बकायदा बुलाया था, आओ आप लोग ईवीएम हैक करो। लेकिन वो कहा कि छुए बगैर आप कैसे करेंगे? जब तक आप उसकी टेक्नोलॉजी को यूज करके देखेंगे नहीं, तब तक आप कैसे उसको हैक करेंगे, करके दिखाएंगे? और दूसरा ये है
कि इलेक्शन कमीशन कोई राजा नहीं है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी दी हुई है संविधान में कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। कहाँ है ट्रांसपेरेंसी ईवीएम में? कहाँ दिख रही है हमें वो पर्ची जो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि पर्ची बाहर निकलनी चाहिए और बॉक्स में डालनी चाहिए और पर्चियां गिननी चाहिए? वो तो हुआ नहीं आज तक। तो कौन सा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है ना? अगले 3 महीनों में पूरे देश में चुनाव होना है। अगर ईवीएम पर रोक नहीं लगाई जाती तो नरेंद्र मोदी आएंगे, तय हो चुका है। मानते हैं आप इसको? मुझे यही लगता है, जो अभी तक हमने देखा है। हाँ, अब हो सकता है जो वो फिगर देते हैं उतना ही आ जाता है, उनको पहले से मालूम होता है क्योंकि पहले से सब फिक्स हो जाता है। लेकिन ये भी गारंटी है कि अगर वो वीवीपैट की स्लिप बाहर निकली, क्योंकि अभी असल में बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन अगर समय कम है तो वीवीपैट की स्लिप तो बाहर निकले, उसको प्रिजर्व किया जाए और उसको बॉक्स में डाला जाए, तब ये गारंटी है कि मोदी हार जाएंगे। पहले इंडिया टुडे एनी ने क्यों बॉडी डबल यूज किया था बांस में? मतलब बांस का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है। बाहर ही यूज ए बॉडी डबल। दैट इज द क्वेश्चन ए चैनल हैज पोस्ट इंडिया टुडे एनी, इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा? आप देखो ये सामने जो लोग बैठा है उसको राहुल गांधी नहीं लगते, दूर से राहुल गांधी लगते हैं। क्या मैंने तो देखा नहीं हूं, बट आप ये ट्वीट देख लीजिए। नहीं, मैंने मुझको कांग्रेस का लोग इतना ही बताया कि अंदर में 8 लोग बैठने का बास में बहुत ज्यादा स्पेशल जगह है, ज्यादातर समय वही रहता है। तो बास का सामने कौन रहता है जो लोगों को आप लोग फोटो खींचता है राहुल राहुल बोल के? तो ये इंडिया टुडे एनी हैज ट्वीटेड कि इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। ये एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं और ना सिर्फ एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का भार इनके ऊपर है, प्रभारी हैं ये वहां के। और आपको पता है कि ये कोई सिर्फ ऐसे ही एक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि किस तरह से ये जो 2-3 पावरफुल चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनमें से एक है। इनकी हालत देखिए आप, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बॉडी डबल जो है वो यूज किया जा रहा है क्या राहुल गांधी का, और कांग्रेस वाले इनको बता रहे हैं। अब कांग्रेस वाले हेमंत बिस्वा शर्मा को बता रहे हैं कि अंदर जो बस है उनकी, उसमें क्या क्या है और किस तरह के तमाम प्रोविजंस हैं। ये एक चीफ मिनिस्टर बातें कर रहे हैं, तो इससे आप ये बौखलाहट आप ये समझिए। और दूसरी तरफ ये जो खबरें प्लान की जा रही हैं, एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मोदी को जीतने से 400 पार करने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ बिहार में हालत आप ये देखिए कि एक तरफ जो मांझी हैं, जीतन राम मांझी, वो ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, यानी कि एनडीए के लिए बहुत अच्छा होगा। उससे पहले आपने देखा कि अमित शाह ने कहीं ना कहीं एक तरह के अपने नर्म तेवर दिखाए थे नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि उन्हें ये पता है कि बिहार में 2.5 का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाएगी अगर जेडीयू से उनका गठबंधन नहीं होता है तो। और इसीलिए तमाम तरह के दाने जो हैं वो डाले जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया है वो भी कोई ऐसे ही नहीं दिया गया है, उसके पीछे भी पूरा एक बड़ा मकसद है। वहीं नीतीश कुमार हर बार सामने आकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनको जो ये आइडिया था ये उनका था और वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में खड़े हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं है। ममता बनर्जी ने भले ही ये जरूर कहा हो कि उनको इनविटेशन नहीं दिया गया, लेकिन अगर आप उनको केयरफुली सुनेंगे तो उन्होंने भी ये कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी हुई हैं। अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं और मिलकर एकजुट होकर लड़ेंगे, और अरविंद केजरीवाल ने भी इसी बात को दोहराया है। इन 4 नामों को मैं इसलिए ले रही हूं कि इन्हीं 4 नामों को लेकर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं।
हर कुछ दिन मीडिया के एक धड़े में इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं कि मानो जैसे इंडिया गठबंधन अब बिल्कुल खात्मे पर आने वाला है। राहुल गांधी के लिए कहा गया कि वो दिल्ली लौटकर आ रहे हैं, इतनी बड़ी खबर हुई क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी में जाने वाले हैं और वहां का जो महागठबंधन है वो टूटने वाला है और वहां पर अब सरकार गिरने वाली है, डिसॉल्व किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 दिन का हॉल्ट है। 2 दिन के लिए पहले से ही ये प्लान था कि राहुल गांधी को जैसे ही बंगाल में यात्रा एंटर होगी वो वापस लौट कर आएंगे और फिर उसके बाद 26 जनवरी के नेक्स्ट डे यानी कि 27 जनवरी को फिर से यात्रा रिज्यूम होगी। तो ये पहले से ही तयशुदा कार्यक्रम है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव या नई चीज नहीं आई है। निश्चितच तुम्हाला त्या क्लिप्स आवडल्या असतील। यानंतर आज आम्ही नेहमीप्रमाणे भगवान बुद्धाच्या जीवनावरील एक हे दाखवू छोटीशी स्टोरी। एक दिवस की घटना आहे। मोगलायन आणि केदार हे तिथले भंते होते आणि मोगलायन हे मोठे सिनियर भंते होते। त्यांच्यासोबत ते एका गावात जात असतात भिक्षापात्र घेऊन आणि त्याच्यात केदार हा भंते जो असतो तो म्हणतो की मला या गावात जायचं नाही आहे, कारण या गावाशी माझा संबंध राहिला, माझी बायको आहे, अनेक गोष्टीशी संबंध आहे माझा। परंतु तो त्यांना उपदेश करतो की ते तुम्ही पास्ट जे सोडलं, मोगलायन त्यांना समजवतो की हे काय नाही, हे सर्व आता तुम्ही वेगळ्या याच्यात आलात, आता तुम्ही सर्व याचा त्याग करून इथे आलात, तर या गोष्टी महत्त्व नाही। एक सुंदरशी क्लिप तुम्हाला याच्यातनं दिसेल, बघूया आपण ती क्लिप बुद्धाकालीन। क्या हुआ केदार, तुम सहसा रुक क्यों गए? गुरुदेव, इस गांव में भिक्षा मांगने नहीं जा सकता। केदार, अब तुम एक भिक्षु हो और भिक्षु हर विरोधाभास से ऊपर होता है। वो ये तय नहीं करता कि जो जीवन में आ रहा है वो उसे स्वीकार्य है या नहीं। अभी तुम लोगों में रहकर स्थिर और शांत जीवन में जो भी आता है वो उसे स्वीकार करता है। ये बीता हुआ कल है, इसे मैं छोड़ आया हूं। केदार, बीत गई वो बात गई। अब तुम्हारा पुनर्जन्म एक भिक्षु के रूप में हुआ है। भूतकाल से निर्भीक हो जाओ। अब तुम्हारा जीवन इस समय इसी दिशा में है। और केदार, भिक्षा हम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं मांगते, बल्कि साधारण लोगों के रूपांतरण का ये शुभ अवसर हमारे पास आता है। आओ। ओम भगवते भिक्षाम देहि। क्या हुआ पुत्री? तुम कपटी, निर्लज, तेरा साहस कैसे हुआ केदार? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गांव में आने की? आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा केदार। ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक भिक्षु है। भिक्षु नहीं है ये, मेरी बेटी का फूटा हुआ भाग्य है ये। गत वर्ष इसने मेरी पुत्री से विवाह किया और अब भिक्षु बन गया। भिक्षु बने ये और सारी मुसीबतें सहन करे मेरी पुत्री। इसके माँ बाप ने सारे दोष मेरी पुत्री पर मढ़ दिए और यहाँ मरने छोड़ गए। नाश कर दिया इसने मेरी पुत्री का जीवन। तुझे अगर भिक्षु ही बनना था तो विवाह क्यों किया? जब मैंने विवाह किया मुझे मुक्ति के मार्ग की कोई जानकारी नहीं थी। जीवन के दुखों से मुक्ति पाना चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। फिर मुझे बुद्ध के उपदेश सुनने का सुअवसर मिला और मेरे गुरुदेव ने मुझे भिक्षुक बनाकर दीक्षा दी। तो इसने तेरी बुद्धि भ्रष्ट की या सद्बुद्धि? मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। तू अपने उत्तरदायित्व से भाग खड़ा हुआ भगौड़े, डरपोक। तुझे वो दुखदाई लगने लगी। संसार छोड़ा इसने, सुखों का त्याग किया इसने। मोह, माया, काम, क्रोध, इन सभी का परित्याग किया और फिर भी आपको ये डरपोक लग रहा? और नहीं तो क्या? नहीं,
ये साहसी है। संसार में चारों ओर फैले माया जाल को तोड़कर ये मुक्ति की ओर बढ़ा। इसके लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। हर किसी के बस की बात नहीं है। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और विचारिए, यदि ये आपकी पुत्री के साथ रहता तो उसे हमेशा दुख ही देता। कम से कम आपकी पुत्री को उन दुखों से तो मुक्ति मिली। ये सब उल्टी सीधी बातें तुमने इसे सिखाई है। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये मोगराना है। इनकी वाणी से कितने बड़े भूले भटकों को राह मिली है। कृपा कर आप जाइए यहाँ से। मेरी पुत्री का संसार उजाड़ने वाले, तू भी इस संसार में नहीं रहेगा। आज दैनिक बहुजन सौरभचा 26 जानेवारीचा विशेष अंक निघालेला आहे. आज आम्ही सर्वात अनेक त्याच्यातले 5, 2 आणि 3 वरती आम्ही प्रामुख्यानं त्याच्यावरती दिलेलेच आहेत. परंतु आज आमच्या याच्यामध्ये एक अंधश्रद्धेवर आधारित पहिली मोठी बातमी लावलेली आहे. ती म्हणजे देहरादूनची आहे. कॅन्सर बना होईल या आशेने 5 वर्षाच्या मुलांना गंगेत बुडवून मारले. अत्यंत घाणेरडी बाब आहे. त्याला आम्ही पान 1 वरती घेतलेला आहे. अंधश्रद्धेपायी माणूस कुठल्या थरावर जाईल याचा हा प्रकार आहे. आणखी एक मराठा तरुणाने संपवली जीवनयात्रा. तुम्हाला माहिती आहे आरक्षणाच्या संबंधातली बातमी आहे. तुरीचा दाना श्रावण नलिकेत अडकून 3 वर्षाचा चिमुकल्याचा मृत्यू. अनेकदा तुम्हाला दिसते की लहान पोरं खेळता खेळता नाकातोंडात जातात आणि त्याच्यामुळे एवढा मोठी घटना घडू शकते. ही बाब आहे. गडचिरोलीतील 19 जवानांना पोलीस शौर्य पदके. जे काही महत्त्वाच्या याच्यामध्ये आलं आजच्या दिवशी त्यांना पदक मिळत असतात. जरांगेच्या आंदोलनाला आझाद मैदानात परवानगी नाकारली. मुंबईची बातमी आहे. आंदोलन करणाऱ्या तरुणीला महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांनी केसांना पकडून नेले फरफडत. ही एक बातमी लावलेली आहे. त्याच्याच नंतर भीषण अपघात 4 जणांचा मृत्यू. ही चेन्नईची बातमी आहे. आज आमचे मित्र आयुष्यमान मिलिंद झोडे यांचा वाढदिवस आहे. त्याच्याबद्दलची एक बातमी आहे. आमचे जवळचे मित्र आणि भागीदार गुरुवर्य डॉक्टर प्रदीप आगलावे यांचा आज जन्मदिवस आहे. त्याच्यानंतरच आज आम्ही 26 जानेवारीला सर्वांच्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत. एक छोटीशी ॲडव्हर्टाईजमेंट दिले. संविधान दिवस चिरायू हो. हरीश खोब्रागडे, दिलीप स्नेहगावकर, लक्ष्मण बोरकर. त्याच्याच बाजूला गणतंत्र दिनाच्या शुभेच्छावरती आज आमचे मोनिका निंबाळकर, अतुल दौलकर, आनंद देसाई यांनी दिलेल्या याच्यावरती आम्ही एक चांगली जाहिरात दिलेली आहे. हार्दिक शुभेच्छा. आज बघूया 5-4 वरती विधवा एकल महिलेचे हळदी कुंकू महाअनीसचे चमत्कार सादरीकरण. विधवांना हळदी कुंकू मनाई आहे. माहिती नाही बुद्धिझममध्ये तर नाही आहे. परंतु अशा त्यांना आयसोलेट करू नये. त्यांना मेन प्रवाह आणण्यासाठी असे कार्यक्रमही करण्याची इच्छा नाही. परंतु झालेला कार्यक्रम आहे त्याची बातमी आम्ही तिथे दिलेली आहे. नवयुवक उच्च प्राथमिक शाळा व आरोही डिजिटल कॉन्व्हेंट संयुक्त स्नेहसंमेलन झालेले. न्यू होप ऑफ इंडिया एकाकिकेची आज संविधान संमेलन प्रस्तुती. त्याच्याच खाली प्राचार्य राजेंद्र कांबळे समाजभान जपणारा आदर्श शिक्षक कुईची बातमी आहे. आयोगाचे गहन झाल्यानंतर 3213 कुणबी प्रमाणपत्र वितरित व्हायला नको, परंतु ते झालेले आहे. आयोगाने गहन झाल्यानंतर 3273 कुणबी प्रमाणपत्र वितरित. कुणबी लोकांचे प्रमाणपत्र मराठ्यांना देण्याचा हा प्रकार आहे. ड्रीम क्राफ्ट्सचा उपक्रम. त्याच्याच खाली आज आम्ही एक दुसरी बातमी दिलेली आहे. औष्णिक विद्युत केंद्रात ट्रेनिंगवर असणाऱ्या प्रकल्पग्रस्ताचे महाजेनकोमध्ये नोकरीत आंदोलन. त्याच्या बाजूची एक आमची बातमी आम्ही टाकलेली आहे. महाराष्ट्र ऑफिसर फोरमच्या कार्यालयाचे आज उद्घाटन. आम्ही सर्व आंबेडकरी याची एक मोठी जाहिरात आहे. नागपुरात होणारे जेनेटिक आरोग्यास इंडिया 2024 निःशुल्क सेमिनार. अत्यंत चांगलं सेमिनार आहे. नवीन टेक्नॉलॉजी आहे ज्याला जेनेटिक इंजिनिअरिंग म्हणतात. जेनेटिक पद्धतीने त्याच्यावरती उपचार होतो असतो. आज बघूया 5-2 वरती आज आम्ही काय दिलेले.
आजचा आमचा अग्रलेख हा प्रजासत्ताक दिनाला आहे. प्रजासत्ताक दिन चिराऊ हो. लोकशाहीकडून धार्मिक भांडवलशाहीकडे जाणारा देश, त्याच्यावरती एक सुंदर आज आम्ही अग्रलेख लिहिलेला आहे. त्याच्याच खाली 26 जानेवारी संविधान दिवस चिराऊ हो याच्यावरती लक्ष्मण बोरकर यांचा सुंदरसा लेख. 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन आमच्या भगिनी मंदाकिनी काकडे यांचा चांगला ऐकले. महापुरुषाची आठवण फक्त 2 दिवस एक संगीता संतोष ठलाल हिचा एक सुंदरसा लेख आज आम्ही तिच्यात दिलेला आहे. आज पान 3 वरती बघूया काय दिलेले. हुकुमशाहीच्या टाचेखाली 75वा प्रजासत्ताक दिन. आज ज्या पद्धतीची आमची हुकुमशाही सुरू आहे त्याच्यावरती एक सुंदरसा लेख सागर रामभाऊ तागडे यांचा आहे. त्याच्याच खाली प्रजासत्ताकाची दशा आणि दिशा एक मधुकर बोरीकर यांचा हा सुंदरसा एक लेख दिलेला आहे. प्रजासत्ताक दिन म्हणजेच स्वतंत्र भारताची नियमावली हा एक सुंदर रमेश लांजेवार यांचा लेख आहे. रक्तविहीन क्रांतीचे देश स्वातंत्र्य प्रवीण बागडे यांचा हा सुंदरसा लेख आहे. आज संपूर्ण देशाचा इतिहास लिहिणारा आजचा बहुजन सौरभ आज आम्ही लवकर संपवलेला आहे. उद्याची एक बहुधा आमचा पेपर बंद असल्यामुळे उद्या आमचा व्हिडिओ होणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी. आम्ही 27ला पुन्हा त्याचा व्हिडिओ करू जो 28ला आम्ही प्रकाशित करू. एवढं बोलतो आणि बहुजन सौरभ चॅनलला पुन्हा एकदा प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. जय भीम.